अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद समी है और मैं स्कैन्स स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बेटा ये जो सामने आपको एक पास पेपर नज़र आ रहा है ये स्प्रिंग 2024 का ही पास पेपर है। मैंने पहले ही आपके लिए ओपन किया हुआ है। ये देखें, जैसे आपको ऊपर से मालूम हो रहा है इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि आपने 9 क्वेश्चंस जो है उनको अटेम्प्ट करना है। तो हम अभी ये काम करते हैं कि ये जो पहले 15 मिनट हैं मैं उसका ज़रा आपको डेमोस्ट्रेशन दूं कि आपके सामने जब पेपर आता है तो क्या तरीक़ेकार है कि पहले 15 मिनट को हम किस तरह से इस्तेमाल करें। बेटा सबसे पहला तो आप जो काम किया करें पहले 15 मिनट में वो आप ये किया करो कि जब इन्विजिलेटर आपको क्वेश्चन पेपर दे के जाए तो सबसे पहले तो बेटा आप ये चेक किया करो क्वेश्चंस कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं। काउंट ले लिया करें क्वेश्चंस का, बिल्कुल जैसे मैं भी सिर्फ गो थ्रू का, मैं अभी इवन यहाँ तक के स्कैन भी नहीं कर रहा एक सवाल को, मैं सिर्फ पेजेस पलट रहा हूँ, देख रहा हूँ कि ये बात कहाँ तक जाती है, द एंड कहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने देख लिया कि 6th पेज तक मेरे ये 9 क्वेश्चंस जो हैं ये स्प्रेड हुए हुए हैं। सो नाउ आई कैन गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन और मैं क्या करूँगा अब, मेरा ख्याल में इसमें 30 एक सेकंड जो है वो हमारे लगे होंगे, इससे भी शायद कम। तो सेकंड स्टेप में मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं तमाम सवालों की रिक्वायरमेंट्स देखूँ जस्ट टू गेट एन आइडिया कि यार एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन पेपर में किस किस एरिया को टच किया है। लाइक फॉर इंस्टेंस मैं क्वेश्चन 1 पे आया और मैंने रिक्वायरमेंट पे फोकस किया, मैंने कोई सवाल नहीं पढ़ा। तो सवाल की रिक्वायरमेंट को देखा तो मालूम हुआ उसने कहा कि भाई डिटर्मिन करे बोनस अमाउंट जो कि हमें वर्कर को प्रोवाइड करनी होगी फॉर एवरी 1% डिक्रीज इन द वेस्टेज परसेंटेज। तो मुझे लग रहा है शायद इसमें लेबर कॉस्टिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मेरे दिमाग जो है उसके अंदर उसके फ्लैशबैक्स आने शुरू हो गए कि भाई लेबर कॉस्टिंग का कुछ ना कुछ एग्जामिनर ने टेस्ट किया है। 8 नंबर का सेक्शन ए में टेस्ट हुआ हुआ है। ये भी आपको मालूम है सेक्शन ए और बी के बारे में कि जहाँ तक सेक्शन ए का ताल्लुक है इसमें जो वेटेज होती है क्वेश्चन की वो 8 9 10 नंबर इससे ज़्यादा की नहीं होती, इतने इतने तक की होती है। और जो सेक्शन बी है उसके अंदर 10 मार्क्स प्लस के क्वेश्चंस होते हैं। आमतौर पे आपको वहाँ पे 13 14 15 17 19 इवन 20 नंबर का भी सवाल नज़र आ सकता है। तो ये बाइफरकेशन तो आपको पहले ही मालूम है। तो अभी देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के सिर्फ रिक्वायरमेंट देखी है तो मालूम हुआ इसमें फ्लेवर शायद लेबर कॉस्टिंग का। क्वेश्चन नंबर 2 पे आया, उसने कहा कंप्यूट द फैक्ट्री ओवरहेड रेट फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स बेस्ड ऑन मशीन और यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। बेटा सफिशिएंट टर्मिनोलॉजी है रिक्वायरमेंट के अंदर जो कि मुझे क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि सवाल ओवरहेड्स के चैप्टर से है। मैंने अपना दिमाग तैयार कर लिया कि भाई ओवरहेड्स सभी एग्जामिनर ने पूछ ली है। होता है ना आपके जहन में भी एक एक्सपेक्टेशन डेवलप हुई होती है कि ये क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो ये आपको मदद देगा उन चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को हल्का सा फ्लैशबैक्स में लाने के लिए, यूं कह लें कि गेयर अप करने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आया, मैंने रिक्वायरमेंट देखी, क्या कह रहा है एज्यूमिंग दैट TIL इंटेंड्स टू मीट द एंटायर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट Z, compute the production quantities of product Y that will be used in the production of product Z sold without further processing. Okay, advise whether TIL should produce product Z। मुझे लग रहा है इसके फ्लेवर से डिसीजन मेकिंग है और डिसीजन मेकिंग में भी फर्दर, चूंकि हम पढ़ते हैं डिसीजन मेकिंग की काफ़ी टाइप्स होती हैं, तो शायद फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन का कोई फ्लेवर इसके अंदर मौजूद है जिसमें वो कह रहा है कि आप मुझे बताएं प्रोडक्शन क्वांटिटीज़ प्रोडक्ट वाई की जो कि इस्तेमाल होंगी प्रोडक्ट जी को बनाने में और वो जो कि ऐसे ही बिक जाएंगी फर्दर प्रोसेस किए बगैर। और फिर अलहदा से पूछ रहा है कि क्या हमें प्रोडक्ट जी बनाना चाहिए। तो देख के मुझे फ्लेवर उसी का लग रहा है कि इट्स डिसीजन मेकिंग विद सम फ्लेवर ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग। ये तो सवाल पढ़ेंगे तो अंदाज़ा होगा। अगेन जेन में आ गया कि भाई वहाँ पे उस चैप्टर से भी एग्जामिनर ने पूछ लिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आया तो उसने कहा डिटर्मिन वेदर न्यू शुड एक्सेप्ट द ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ LTM 78। ओके, ऑर्डर एक्सेप्ट करने का मामला मे बी डिसीजन मेकिंग हो, मे बी रेलेवेंट कॉस्टिंग हो, मुझे नहीं पता, लेकिन एक हल्का सा कह लें कि एक इंडिकेशन आ गई कि उसी किसी एरिया से ये सवाल पूछा गया है। डाटा मैंने नहीं पढ़ा, मुझे मालूम नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आया, उसने क्या कहा, कंप्यूट द करेक्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। इट इज़ इनफ टू इंडिकेट कि ये चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 इज़ अबाउट इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो सर क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन का काम इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर में ही हम कर रहे होते हैं। 10 नंबर का उसने वहाँ से पूछ लिया। आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 6, जी सर इसके अंदर क्या है, कंपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट बिफोर एंड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ले सर, ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में बहुत से टीचर्स की बहुत अरसे से एक्सपेक्टेशन थी कि अब आया, इस अटेम्प्ट में पूछ लेगा, इस अटेम्प्ट में पूछ लेगा, लेकिन वो पूछ नहीं रहा था। तो फाइनली जी उसने पूछ लिया, और जाहिर है इस पेपर में बैठने से पहले बच्चों की एक्सपेक्टेशन थी कि ABC आएगा, तो फाइनली वो आ गया। उसने आपसे पूछा है कि हर प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी बताएं ABC लगाने से पहले और ABC लगाने के बाद। 10 नंबर का पूछ रहा है। अगेन मेरा दिमाग तैयार हो गया इस चीज़ के लिए, भाई ABC भी आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 पे आया, मैंने सिर्फ रिक्वायरमेंट देखी, पता चला असेस वेदर द मैनेजमेंट शुड डिसकंटिन्यू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ए। ओके, ये भी अगेन अपने अल्फाज से क्लियर कर रहा है कि डिसीजन मेकिंग है, और डिसीजन मेकिंग के अंदर शट डाउन डिसीजंस का ये सवाल है। 15 नंबर का सेक्शन बी हैज़ फाइनली स्टार्टेड। ठीक है जी, 15 नंबर का टेस्ट कर लिया जी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कंप्यूट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। 7 नंबर, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड एबनॉर्मल गेन्स या लॉसेस इफ एनी। सर 15 नंबर उसने यहाँ से पूछ लिए। ऑन द फेस ऑफ इट सिर्फ देख के ही अंदाज़ा हो रहा है कि यार इस तरह से वो पूछ रहा होता है, उसका सवाल स्ट्रक्चर करने का अंदाज प्रोसेस कॉस्टिंग में इसी तरह का होता है। सो इट्स गिविंग अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि इट इज़ फ्रॉम प्रोसेस कॉस्टिंग। फिर मैं आगे बढ़ा और आखिरी सवाल देख लिया, क्वेश्चन नंबर 9। ये देखे, रिक्वायरमेंट खुद बोल के बता रही है कि ये वेरिएंस का है, यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस के एरिया से उसने टेस्ट किया हुआ है, क्योंकि उसने वेरिएंसेस कंप्यूट करने का आपको कहा हुआ है 15 नंबर। तो ये देखिए तीनों अगर मैं सवालों को देखूं सेक्शन बी में, तो ये 15 मार्क्स ईच हैं, यानी सेक्शन बी जो है उससे 45 मार्क्स की टेस्टिंग की गई, और जो सेक्शन ए है उससे ज़ाहिर है बैलेंसिंग अगर हम देखें तो वो 55 मार्क्स बनते हैं, तो उसने 55 मार्क्स सेक्शन ए से टेस्ट किए हैं। अब चूंकि मैं तो आपके साथ डिस्कस भी कर रहा हूँ ना, तो मेरा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, वरना जब आप ये वाली एक्टिविटी करोगे तो मेरा ख्याल है आपको शायद 2 या 1.5 मिनट भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि आपने सेकंड स्टेप में सिर्फ रिक्वायरमेंट्स देखनी है, जस्ट टू प्रिपेयर योर माइंड के व्हाट आर द डिफरेंट चैप्टर्स फ्रॉम वेयर द एग्जामिनर has tested the concepts in your paper। सिर्फ मकसद ये है ताकि अपना दिमाग थोड़ा गेयर अप करना शुरू कर दें उन चैप्टर्स की तरफ। दिस इज द ऑब्जेक्टिव। तो 15 मिनट्स की बाइफिकेशन में पहला स्टेप, भाई काउंट लें सवाल कितने हैं और वो कहाँ तक जा रहे हैं, किस सफ़े तक जा रहे हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स पढ़ें ताकि अंदाज़ा होना शुरू हो जाए कि भाई कहाँ से आया है। उसके बाद अगला स्टेप, यानी कह सकते हो रिमेनिंग 12.5 to 12 मिनट्स, मैं थोड़ा सा रिलैक्स करके आपको बता रहा हूँ। किसी बच्चे के शायद 12 मिनट बच गए होंगे, किसी बच्चे के शायद 12.5 मिनट बच गए होंगे। अब आप सवालों को स्कैन करना शुरू करें, स्किम करना शुरू करें। आप सब लोग बिजनेस कम्युनिकेशन वगैरह पढ़ते हो, आपको स्किमिंग का कॉन्सेप्ट होगा कि भाई आपने पूरे का पूरा शुरू से अंत तक सवाल नहीं पढ़ने बैठ जाना। वो तो अगर आप करोगे तो शायद इतने जो 12-12.5 मिनट है उसमें आप शायद 2 सवाल ही पढ़ पाओ। ठीक है, अब इसमें ना डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं। बाज़ टीचर्स कहते हैं आप 2 ही पढ़ लें और इस तरह से पढ़ें कि जैसे ही आपके पास एक इन्विजिलेटर आंसर शीट लेके आए तो आप उस सवाल को शुरू कर सकें। तो मैं इसके बजाय ये सजेस्ट करना ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ कि बेटा सिर्फ 2 सवाल फुल फ्लेज पढ़ लेने की बजाय ज़्यादा बेहतर है कि आप सारे सवालों के डाटा को स्किम थ्रू कम से कम कर लें, ताकि आपके जहन में ना एक ये टेंशन ना हो कि यार कोई सवाल ऐसा नहीं है जिसके बारे में मुझे मालूम ही नहीं है कि ये क्या है। क्योंकि बहुत दफ़ा बेटा एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आके बच्चे एक कमेंट पास करते हैं और वो कहते हैं यार ये सवाल मैंने आंख उठा के देखा भी नहीं कि इसमें क्या था, उसको देख के ही मुझे इतना खौफ आया कि मैंने उसको पढ़ा ही नहीं। जब मैंने बाहर आके पढ़ा ना इस सवाल को, तो मैंने सर पकड़ के बैठ गया कि मैंने क्यों नहीं इस सवाल को हल किया। ठीक है, तो ये जो ना पढ़े होने की एक एक्टिविटी है ना, ये अक्सर औकात बड़ी डैमेजिंग होती है बेटा। बाज़ औकात एक सवाल होता है ऑन द फेस ऑफ इट, उसका वॉल्यूम बड़ा होता है, आप डर जाते हो, आप कहते हो मैंने इसको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, और जब पेपर से बाहर आके टेंशन फ्री हो जाते हो और सवाल को हल्का सा पढ़ना शुरू होते हो और आप कहते हो कि यार व्हाई आई डिडंट स्किम थ्रू दिस क्वेश्चन। बात समझ रहे हैं? क्योंकि बेटा अब जो आपके 12 से 12.5 मिनट है ना, ये बड़े क्रूशियल हैं, क्योंकि ये जो आपका टाइम पीरियड है इसमें आपने प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द क्वेश्चंस करनी है कि मैंने किसको पहले करना है, किसको दूसरे नंबर पे, किसको तीसरे, किसको चौथे नंबर पे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपने हर सवाल इतनी डिटेल में पढ़ना है कि जैसे ही इन्विजिलेटर आपको आंसर शीट दे आप फौरन आंसर नंबर 1 या आंसर नंबर 2 लिख के शुरू कर दें। जब आपको वो आंसर शीट दे उसके बाद प्रायोरिटाइजेशन पे जो आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रायोरिटाइज किया हुआ है उसको आप प्रॉपर डिटेल में पढ़ना शुरू करो। ठीक है, तो मैं इस अप्रोच को बेहतर समझता हूं कि सबसे पहले काउंट लिया जाए, नंबर 2 रिक्वायरमेंट्स पढ़ी जाए,
और उसके बाद रिमेनिंग जो टाइम है उसमें आप स्किम थ्रू करें सारे सवालों को, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किमिंग प्रायोरिटाइज कर लें कि जैसे ही मुझे आंसर शीट मिलेगी, सबसे पहले मैंने फॉर इंस्टेंस क्वेश्चन नंबर 3 करना है, फिर मैंने करना है क्वेश्चन नंबर 6, फिर मैंने करना है क्वेश्चन नंबर 8, फिर मैंने करना है क्वेश्चन नंबर 4, फॉर इंस्टेंस एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो प्रायोरिटाइजेशन शुड बी द टारगेट इन केस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर सब्जेक्ट्स, हर एक की अप्रोच डिफरेंट एंगल से मुख्तलिफ होती है, ये मेरी सजेशन है, ठीक है। एंड अगेन यू हैव द राइट टू डिसएग्री, अगर आपको लगता है नहीं देयर इज सम अदर मेथड फॉर दैट, यू मे गो फॉर दैट, लेकिन ये मैं अपने एक्सपीरियंस और स्टूडेंट्स का कमेंट्स और बहुत सारे इंस्टांसेस की बेस पे आपको एक बेटा सजेशन दे रहा हूँ, ठीक हो गया। तो अभी मेरा जो अभी टाइम गुजरा है उसमें मैंने अभी सिर्फ रिक्वायरमेंट्स पढ़ी है, और जरा हल्का सा अब मैं स्किम थ्रू करना शुरू करूं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर मैं देखूं तो वो कह रहा है कि प्रोडक्ट 2 प्रोसेस से गुजरता है, डाटा कलेक्ट करके दे रहा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, लेबर के घंटे पर यूनिट है, लेबर है, वेरिएबल रेट है, वेस्टेज है, यूनिट्स इंस्पेक्ट होते हैं प्रोसेस के एंड में, हर वर्कर 240 घंटे काम करता है, और इंसेंटिव प्लान के अंडर आप क्या करना चाह रहे हो कि जो कॉस्ट सेविंग्स होंगी वेस्टेज से वो आप वर्कर्स के दरमियान बोनस की सूरत में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो उल्टा आपसे उसने कहा है कि भाई बोनस अमाउंट कैलकुलेट करो, ठीक है, जो कि आप वर्कर को प्रोवाइड करोगे हर 1% रिडक्शन इन द वेस्टेज परसेंटेज के इवज। तो अगेन यू माइट बी, अब ये डिपेंड करता है कि लेबर कॉस्टिंग पे आपकी कितनी ग्रिप है, ठीक है। द मोर ग्रिप यू हैव ओवर द लेबर कॉस्टिंग, शायद आप प्रायोरिटी पे इस सवाल को ऊपर ले आओगे, ठीक है। अगेन मैंने अभी इस सवाल की टेक्निकलिटी पे बात नहीं की, ठीक है, मैंने सिर्फ स्किम थ्रू किया है, मैंने इवन डाटा जो कह रहा है प्रोसेस ए प्रोसेस बी का डाटा, मैंने इसका भी जिक्र नहीं किया, सिर्फ मैंने लाइन आइटम्स पढ़ी हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे टू यू कि स्किमिंग होती कैसे है, ठीक है। मैंने कोई मतलब डिटेल में वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ इतना पढ़ा जस्ट टू रिलेट द डाटा विद द रिक्वायरमेंट, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि भाई क्या ये सवाल प्रायोरिटी में मेरे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में आएगा या नहीं आएगा। तो अगेन इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, अगर आपकी ग्रिप है इस पे तो डेफिनेटली आप इसको 1 पे प्लेस कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं, कह रहा है कि 2 प्रोडक्शन 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, पिछले क्वार्टर की डिटेल्स क्या क्या हैं। ये देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स दे रहा है, 2 डिपार्टमेंट्स प्रोडक्शन 2 सर्विस के, मशीन आवर्स दे रहा है, स्क्वायर यार्ड्स दे दिए, बेसिस ऑफ एलोकेशन दे दिए वो जो आमतौर पे देता है। इसके अलावा कह रहा है कि 53 मिलियन के कॉमन ओवरहेड्स हैं। अच्छा ओके, और फिर कह रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के निकालने हैं मशीन आवर्स को बेस बना के, यानी एक्टिविटी लेवल मशीन आवर्स को बना के और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज करके। मेरा ख्याल है जो इस सवाल की नोयत है ये बिल्कुल बेसिक इलस्ट्रेशन लेवल का सवाल है, यानी जिस एक सवाल से यूं कह लें हम ओवरहेड्स के चैप्टर में बच्चे को शायद एक पहले सवाल से समझाने की कोशिश करते हैं कि यार डायरेक्ट एलोकेशन कैसे होती है, कॉमन एक्सपेंसेस की अपोर्शनमेंट कैसे करते हैं, री अपोर्शनमेंट कैसे होती है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, और फिर ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट कैसे कैलकुलेट होते हैं। वो जो बेसिक इलस्ट्रेशन होती है ये तो उस तरह का सवाल है, शायद उससे भी आसान है ऑन द फेस ऑफ इट, मुझे तो बड़ा क्लियरली लग रहा है। तो आई थिंक सो कोई भी स्टूडेंट है जो इवन मीडियम लेवल की तैयारी करता है, इवन वो जो कि लेस देन मॉडरेट लेवल तैयारी भी किसी बच्चे की है, वो भी शायद मेरा ख्याल है वो विदाउट अ डाउट क्वेश्चन नंबर 2 को पहले क्वेश्चन के तौर पे सॉल्व करना पसंद करेगा, क्योंकि ये इंतहाई आसान है। चलें इसी तरह से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि आप प्रोडक्ट वाई के बनाने में मसरूफ़ हो, लेटेस्ट अकाउंट्स की डिटेल देता है जिसमें वही सेल्स, रॉ मटेरियल्स, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, और अभी आपने प्रोडक्ट जी डेवलप किया है जो कि वाई को फर्दर प्रोसेस करने से आएगा। मज़ीद डिटेल्स क्या हैं, जी की डिमांड दी हुई है, प्राइस है, कोई रॉ मटेरियल है उसकी इंफॉर्मेशन है कि वो डलता है, कुछ वेस्टेजेस हैं, फिर प्राइस उसने दी हुई है प्रोडक्ट वाई की जो कि अभी आप बना रहे हो, और मज़ीद क्या कह रहा है, मेरा ख्याल है वो प्रोडक्ट जी के बारे में बता रहा है कि कितने लेबर और इस्तेमाल होते हैं, और इसके अलावा जो अवेलेबल लेबर आवर्स हैं उसकी डिटेल दे रहा है, अभी कैपेसिटी कितनी यूज़ हो रही है 90% वो बता रहा है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। तो अब आप जब रिक्वायरमेंट को देखोगे तो शायद आप थोड़े बेहतर अंदाज में रिलेट कर पाओ कि उसने ये बताया हुआ है कि एक प्रोडक्ट है प्रोडक्ट वाई जो कि भी आप बना रहे हो, प्रोडक्ट जी इंट्रोड्यूस करने का प्लान रखते हो। अगेन उसने रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन दी है कि प्रोडक्ट जी जो है उसमें कौन कौन से रिसोर्सेज लगेंगे, आप प्रोडक्ट वाई जो बना रहे हो उसका डिफरेंट डाटा सेट दिया हुआ है कि वो उसकी डिमांड कितनी है, उसकी प्राइस कितनी है, जो प्रोडक्ट जी है उसका भी शायद उसने बताया हुआ है कि उसकी प्राइस कितनी है,
और इसके अलावा कैपेसिटी कितनी आप यूज़ कर रहे हो, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। तो अब आप रिक्वायरमेंट पढ़ के बेहतर अंदाज में रिलेट कर पाओगे। और अगेन डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि भाई आपकी डिसीजन मेकिंग में और खुसूसन फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन के ऊपर कितनी ग्रिप है, वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ में भी थोड़ा सा एक मुझे एप्लीकेशन नज़र आ रही है, जैसे एक लिमिटिंग फैक्टर की एप्लीकेशन होती है कि भाई मेरे पास इतने घंटे हैं, ठीक है, अभी मैं 90% यूज़ कर रहा हूँ, तो मे भी वाली बात है, क्योंकि अभी मैं सवाल में कूदा नहीं हूँ, अभी मैं सिर्फ स्किमिंग कर रहा हूँ, बड़ी क्विक रीडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एजेंडा क्या है, प्रायोरिटाइजेशन, ज़हन में रखें। तो अगेन मेरा फैसला कि मैंने इसको प्रायोरिटी में क्या दूसरे नंबर पर रखना है या तीसरे चौथे, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करेगा किस बच्चे की कितनी ग्रिप है इसके ऊपर, तो उस हिसाब से इसको प्रायोरिटाइज करें। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें तो यहाँ पे हमें मालूम होगा कि वो कह रहा है कि आप इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाते हो एक स्पेसिफिकेशन की, ये उसने मॉडल लिखा हुआ है और वो 2 डिपार्टमेंट से मिलके बनता है, दोनों डिपार्टमेंट में मशीन और लेबर दोनों और्स हैं, अवेलेबल कितने हैं और कितने घंटे पर यूनिट लगते हैं वो उसने बताए हुए हैं। फिर नीचे वो कॉस्ट की और प्राइस की इंफॉर्मेशन दे रहा है इसी प्रोडक्ट की, ठीक है, और कॉस्ट ज़ाहिर है दोनों डिपार्टमेंट्स की। कॉस्ट कौन सी हैं, आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, यही कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की। फिर आगे बढ़े तो वो क्या कह रहा है इस पैराग्राफ में कि भाई एक शायद कस्टमर आया है, उसने नई तरह की मोटर डिमांड की है, उसकी प्राइस दी हुई है और उसके देखे यूनिट्स दिए हुए हैं, तो एक्सेप्ट करने के लिए ऑर्डर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। मेरा ख्याल है ये है नया प्रोडक्ट, और ये देखें ये उसकी उसने थोड़ी डिटेल प्रोवाइड की हुई है पर यूनिट, कितने मशीन और लगेंगे, कितने लेबर और उसकी कॉस्ट क्या है, मज़ीद कुछ सेटअप टाइम की बात कर रहा है और मज़ीद भी कुछ दिनों की बात कर रहा है। फिर वो कुछ ये बात भी यहाँ पे आपसे कर रहा है कि लेबर को ओवर टाइम नहीं वर्क करने दिया जाता, मतलब लेबर से रिलेटेड कुछ बात है। फिर आइडल लेबर से रिलेटेड उसने बात की हुई है कि हम अपनी नॉर्मल वेज रेट जो है वो उसका 85% उनको पे करते हैं, और एलोकेशन किस बेस पे होती है आइडल ऑर्स की, ये भी उसने बताया हुआ है। तो आपसे डिमांड ये की हुई है कि हम इस नए ऑर्डर को एक्सेप्ट करें या ना करें। तो पहले जब मैंने इस सवाल का सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़ी तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं हुआ कि सवाल कहाँ से है, तो अब कम से कम क्लियर हो गया है कि अभी मैं एक मोटर बना रहा हूँ एक, और ज़ाहिर है उसकी कुछ कॉस्ट है, उसकी कुछ प्राइस है, 2 डिपार्टमेंट से मिलके बनता है, दोनों डिपार्टमेंट्स में मशीन ऑर्स भी हैं, लेबर ऑर्स भी हैं, और फिर हम एक नए ऑर्डर की तरफ जाना चाह रहे हैं। एक नया कस्टमर आया है, उसने एक नई मशीन बनाने का आपको कहा है, उसने डिमांड भी बता दी, उसने प्राइस भी बता दी, उसकी कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन नीचे प्रोवाइड की हुई है, और आपसे पूछा हुआ बताएं इसकी तरफ जाएं या ना जाएं। अब अगेन मुझे क्लैरिटी हो गई कि भाई सिनेरियो ऐसा है। अगेन मैं भी डिटेल्स में नहीं गया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यू मे रैंक इट समवेयर एज क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 डिपेंडिंग अपॉन योर कन्वीनियंस। क्वेश्चन नंबर 5 पे आए तो चूंकि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था कि क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द फिनिश गुड्स वो आपने बतानी है, तो यहाँ पे उसमें मैं अगर अपेरेंटली देखूँ 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, दोनों का प्रॉफिट लॉस अकाउंट उसने दे दिया है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसका एक्सट्रैक्ट है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि ये जीपी पे रुक रहा है। और ये देखेंगे जितनी भी तुम्हें लाइन आइटम नज़र आ रही हैं ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये आपके लिए कौन सी नई चीज़ है, ठीक है। तो स्किम थ्रू करने का मतलब ये है कि तुमने इस टेबल में घुस नहीं जाना, बस ठीक है तुमने फील ले ली है कि सेल्स में से COGS पूरे का पूरा स्टेटमेंट की सूरत में माइनस हुआ हुआ है, जीपी निकला हुआ है, चलो आगे चलो, इस पे हमने रुकना नहीं है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लें कि भाई वो कह रहा है कि रॉ मटेरियल YA में इस्तेमाल होता है, Z जो है B में इस्तेमाल होता है, FIFO यूज़ हो रहा है, दोनों प्रोडक्ट्स सेम प्रेमिसेस में प्रोड्यूस होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स लेबर कॉस्ट की बेस पे एलोकेट होता है, ठीक है जी। और मतलब इतना ही हल्का हल्का सा। फिर आगे बढ़े कि ऑडिटर्स ने रिव्यू किया और कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की। डेफिनेटली ये चीज़ें जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इन्वेंट्री वैल्यूएशन में ये फ्लेवर कॉमन है कि कुछ गलतियां होती हैं जो कि बाद में कोई ना कोई आइडेंटिफाई कर रहा होता है। तो ये भी उसी तरह से है कि कोई डिस्काउंट था वो शायद किसी एक मटेरियल पे था, आपने इसको किसी और मटेरियल में इनकॉर्पोरेट कर लिया। कोई शायद घंटे हैं वो गलती से इनडायरेक्ट की बजाय डायरेक्ट के तौर पे रिकॉर्ड हो गए, फिजिकल स्टॉक चेक में पता चला कि कुछ डैमेजेस थी, तो अब करेक्ट वैल्यू बताएं, ठीक है। सो करेक्शंस करके आपने वैल्यू अपडेट करनी है। तो अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर कंफर्ट लेवल विद चैप्टर नंबर 1 आप इसको प्रायोरिटी में ऊपर कहीं प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में आए तो क्वेश्चन नंबर 6 चूंकि ABC से रिलेटेड था, तो ABC में क्या होता है, हमारे टोटल ओवरहेड्स को छोटे छोटे कॉस्ट पूल्स में, कॉस्ट बकेट्स में तोड़ा जाता है और हम हर एक का एक्टिविटी ड्राइवर फाइंड आउट करते हैं। हर एक का कॉस्ट पर एक्टिविटी ड्राइवर यानी OAR अलहदा फाइंड आउट किया जाता है और फिर हम
हर कॉस्ट पूल को अलग-अलग प्रोडक्ट्स में एब्जॉर्ब करते हैं, ये तरीकाकार होता है। तो यहाँ पे हमारे जो ओवरहेड्स हैं उसके जो कॉस्ट पूल्स होंगे, यानी कह सकते हैं कि जो छोटे-छोटे ओवरहेड्स होंगे उनकी एक्टिविटी ड्राइवर्स आइडेंटिफाई करना, ताकि हम क्या कैलकुलेट कर सकें, OAR, ये हमारा मेन काम होता है। बाकी एब्जॉर्प्शन का अमल तो बड़ा सिंपल है। तो उसने कहा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है बिफोर एंड आफ्टर ABC। तो कह रहा है कि 3 प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, क्वांटिटीज दे दी, खर्चे दे दिए। ओके, तो ट्रेडिशनली तुम क्या करते हो, जितने ओवरहेड्स हैं फैक्ट्री और सेल ओवरहेड्स, वो किसकी बेसिस पे सर एलोकेट होते हैं, लेबर और सेल्स वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम बेस्ड ड्राइवर्स की बेस पे। ऐसा ही होता है ना, ट्रेडिशनली हम वॉल्यूम बेस्ड ड्राइवर्स को बेस बना के ओवरहेड्स अब्सॉर्ब करते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहता है नहीं सर, ओवरहेड्स को तोड़ें, जितने कॉस्ट पूल्स में तोड़ सकते हैं हम, और फिर उनके लिए एक्टिविटी ड्राइवर्स फाइंड आउट करें, और फिर हम अलग-अलग उनके OARs निकाल के अब्जॉर्प्शन करें। तो अब आप किस पे जाना चाहते हो, अब आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे जाना चाहते हो, और उसके लिए उसने डिटेल आपको शेयर कर दी। ये देखें, तीनों प्रोडक्ट्स की सेल प्राइस दे रहा है, मशीन आवर्स दे रहा है, बैच साइज, एवरेज अमाउंट ऑफ सेल्स ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। और फिर ओवरहेड्स का ब्रेकअप उसने प्रोवाइड कर दिया। ये देखो, खुद ब खुद ही कॉस्ट पूल्स उसने आपको दी हैं, आपने नहीं एज सच सेग्रीगेट करनी। फैक्ट्री ओवरहेड्स को तोड़ के आपके लिए पेश कर रहा है, ठीक है। इसी तरह सेल ओवरहेड्स को बाइफिकेट करके उसने आपके सामने प्लेस किया है। तो आपको मालूम हो गया कि भाई कॉस्ट पूल्स उसने तोड़ के दे दिए, ठीक हो गया। और ऊपर शायद उसने यहाँ पे एक्टिविटी बेसिस दे दी, जिनमें से मुझे किसी को सिलेक्ट करना होगा। सो आई थिंक सो अगेन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एवरी स्टूडेंट, किसी की कम तैयारी होगी, किसी की ज़्यादा होगी। आई थिंक सो ABC इज़ वन ऑफ द वेरी ईजीएस्ट एरियाज, और मुझे इसको देख के भी लग रहा है कि भाई एक्टिविटी ड्राइवर फाइंड आउट करना ही चैलेंज होगा, बाकी सवाल मैं इजीली हल कर लूँगा, इसमें कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। तो मैं भी अगर एज अ स्टूडेंट सोचूं तो शायद ये मेरी प्रायोरिटी पे क्वेश्चन नंबर 2 हो या क्वेश्चन नंबर 3 हो। इट्स नॉट समथिंग अनयूजुअल टू कमेंट, ठीक है सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 किस चीज़ से रिलेटेड था कि क्या हमें प्रोडक्ट ए को डिसकंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब देखें, रिक्वायरमेंट से शुरू करना क्यों हमेशा सजेस्ट किया जाता है, इसलिए सजेस्ट किया जाता है क्योंकि ये आपकी डायरेक्शन सीधी करता है कि भाई आपने जब सवाल पढ़ना है तो आपकी क्या चीज़ जहन में होनी चाहिए वाइल फेचिंग द डाटा फ्रॉम द क्वेश्चन। अब आपको बड़ा क्लियर इंडिकेशन मिली हुई है कि प्रोडक्ट ए को शट डाउन या डिसकंटिन्यू करने के ऊपर ये पूरे का पूरा सवाल बना हुआ है, ताकि आपका फोकस और एम्फेसिस किस पे होना चाहिए, प्रोडक्ट ए के ऊपर। अच्छा, अब जरा अगेन इसकी स्किमिंग करते हैं, तेजी से करना पड़ेगी क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है और टाइम हमारे पास ज़ाहिर है काफी लिमिटेड होगा। चलें अब स्किम करना शुरू करते हैं। अगेन मैं सारे का सारा नहीं पढ़ूंगा। कह रहा है ऊपर के 3 प्रोडक्ट शायद आपके जो है वो बनाए जा रहे हैं ए की फैक्ट्री में। ये देखें, मैनेजमेंट कंसिडर कर रहा है कि डिसकंटिन्यू करे प्रोडक्ट ए को। यहाँ को रीज़न बताई होगी उसने, लेकिन मैं सिर्फ स्किम कर रहा हूँ जो रेलेवेंट मेरे पास चीज़ें हैं डाटा गैदर करने के लिए। इसके लिए डिसकंटिन्यू करने के लिए प्रोडक्ट ए को कुछ इन्फॉर्मेशन उसने दी हुई है। ये देखें, तीनों प्रोडक्ट्स हैं, इसके एंड पे देखेंगे तो नेट लॉस आ रहा है प्रोडक्ट ए का। तो रीज़न भी आपको समझ आ रही है कि यार क्यों ये कंसिडर कर रहे हैं। अब जाहिर है इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, ऊपर उसने पैराग्राफ में प्रोवाइड की हुई है कि रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, शायद वो हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिलेट कर लेंगे। मज़ीद उसने यूनिट्स सबकी इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई इतने इतने यूनिट्स हैं प्रोजेक्शंस में, और फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसने दे दी। अब वो क्या क्या है, वो कुछ सेल्स के बारे में बता रहा है, नॉर्मल क्रेडिट पीरियड का जिक्र कर रहा है, सारे एक्सपेंसेस वो कह रहा है एलोकेट होते हैं सेल्स वैल्यू की बेसिस पे अदर देन मटेरियल एंड लेबर, ठीक हो गया। बाकी इसके अलावा मटेरियल कॉस्ट का वो कह रहा है, कुछ जिक्र कर रहा है, मैं ज़रा पढ़ूंगा ही तभी डिटेल में पता चलेगा। कुछ लेबर की उसने कहानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की सूरत में दे दी, कुछ ओवर टाइम की बात कर रहा है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स की डिटेल दे रहा है, फिर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की डिटेल दे रहा है, फिर एडमिन एक्सपेंसेस की दे रहा है, फिर फाइनेंशियल चार्जेस की। देखें कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सिर्फ स्किमिंग का फ़ायदा क्या हो रहा है, ये देखें। मैंने जब ऊपर प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखी तो जाहिर है वो जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है उसमें इसी तरह ही होता है कि सेल्स में से सारा प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस की जाती है, जिसको हम COGS कहते हैं। फिर नॉन प्रोडक्शन खर्चे होते हैं सारे, सेल्स के, एडमिन के, फाइनेंशियल चार्जेस के। तो नीचे जब मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ना शुरू की तो एक एक आइटम ऑफ द इनकम स्टेटमेंट के ऊपर मजीद डिटेलिंग है, ठीक है सर। तो डेफिनेटली ये सब के सब आपको इनकॉर्पोरेट करने होंगे इन ऑर्डर टू टेक दिस डिसीजन कि क्या प्रोडक्ट ए को बंद करना है या नहीं करना।
अब अगेन एक स्टूडेंट की चॉइस कि वो क्या इस सवाल को पहले अटेम्प्ट करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा, अ लॉट विल डिपेंड ऑन द फैक्ट कि एक स्टूडेंट कितना कंफर्टेबल है इस एरिया से, यानी शट डाउन डिसीजन से। और ज़्यादातर बच्चे इससे इतने ज़्यादा जो हैं वो कह लें कि कंफर्टेबल नहीं होते। तो इट इज़ हाईली प्रोबेबल कि चूँकि सवाल का वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है, और वॉल्यूम एक की फैक्टर होता है बच्चे को डराने के लिए, ठीक है सर। तो चूँकि वॉल्यूम भी ज़्यादा है, ऊपर से शट डाउन डिसीजन है, तो हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि इस तरह का सवाल बच्चे एंड पे फेंकेंगे। चले देख लिया बच्चे ने, उसको अंदाज़ा हो गया कि भाई 3 प्रोडक्ट्स की इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, और इनकम स्टेटमेंट की हर आइटम के ऊपर नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कमेंट्स पास किए गए हैं। अब अगेन मैंने डाटा शाटा इतना ज़्यादा कोई नहीं पढ़ा, सिर्फ सवाल की फील ली है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, मेरा ख्याल है ये स्किमिंग में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल है। इस तरह के इतने सवाल पास में आ चुके हैं कि ये आपके लिए कह लें कि मुश्किल चीज़ नहीं होनी चाहिए। 2 प्रोसेसेस हैं सर, यहाँ पे देखें ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस भी है, कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द मंथ भी है, ये देखिए मटेरियल कॉस्ट है, कन्वर्जन कॉस्ट है, दोनों प्रोसेसेस की। फिर क्वांटिटेटिव डिटेल यानी यूनिट्स की डिटेल नीचे है, कॉस्ट की डिटेल उसने ऊपर दी हुई है, तो ये यूनिट्स की डिटेल है। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, कितने यूनिट स्टार्ट हुए या पिछले प्रोसेस से ट्रांसफ़र हुए, डेफिनेटली इट्स रेलेवेंट फॉर प्रोसेस बी। फिर रिजेक्शन की बात है, फिर ट्रांसफ़र आउट है, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है, वेटेड एवरेज यूज़ हो रहा है, मटेरियल्स वगैरह शुरू में ऐड होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन है। इंस्पेक्शन की कहानी दे दी, और इसके अलावा मेरा ख्याल है जो रिजेक्टेड यूनिट्स हैं वो कैसे डिस्पोज ऑफ होंगे ये कहानी दे रहा है, और ये कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। सो इट्स इनफ फॉर यू टू रिलेट, आई थिंक सो। जिस तरह का ये सवाल का डाटा है और जैसी रिक्वायरमेंट है, अगेन जिस बच्चे ने मीडियोकर लेवल की भी प्रोसेस कॉस्टिंग की तैयारी की होगी, वो डेफिनेटली अपने सवालों की तरतीब में इसको कहीं दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे प्लेस कर रहा होगा, बिकॉज आई थिंक सो इट इज़ वन ऑफ द इजी एंड मार्क्स स्कोरिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। सो इट इज़ नॉट अनयूजुअल टू कमेंट कि आप इस सवाल को मे बी सवाल नंबर 4 या 3 बनाना पसंद करोगे। तो अकॉर्डिंगली शायद मैं भी इसी तरह से इसको प्रायोरिटी पे रखूँ। और क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा ये वेरिएंस के ऊपर है। क्या क्या दिया हुआ है डाटा, स्टैंडर्ड की डिटेल्स दी हुई है, एक्चुअल की डिटेल्स दी हुई है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, मार्केटिंग है, और ठीक है कुछ वेरिएबल फिक्स्ड अखराजात हैं ओवरहेड्स के। अच्छा, उसके अलावा क्या कह रहा है कि स्टैंडर्ड सिचुएशन है कि इतने केजी और इतने घंटे इस्तेमाल होते हैं एक यूनिट में, कुछ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है। मज़ीद अगर मैं फिगर्स पे फोकस करूं तो शायद मुझे पता चल रहा है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल से रिलेटेड उसने कहा है कि प्राइसेस में रिडक्शन है, यानी मटेरियल से रिलेटेड। और अगर मैं लेबर पे आऊँ तो 8% इंक्रीज़ है ओवर द स्टैंडर्ड रेट्स, किसके अंदर, लेबर के अंदर। यानी रेट्स में, एक्चुअल रेट्स में फ़र्क है, मटेरियल्स में कमी, लेबर के रेट में ज़्यादती। और कुछ उसने स्टैंडर्ड की इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि भाई मटेरियल इतना यूज़ होता है, लेबर इतना यूज़ होता है, और ऊपर सिर्फ पूरी टोटल वैल्यूज़ दे दी हैं स्टैंडर्ड की और एक्चुअल की, और तुमसे वेरिएंसेस कैलकुलेट करवाने का कहा हुआ है, ठीक है जी। तो अगेन ये डाटा जो है ये आपके लिए क्या कंफर्ट क्रिएट करेगा या आपके लिए डिसकंफर्ट क्रिएट करेगा, अगेन डिपेंड्स कि आप वेरियंस एनालिसिस से कितने ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये एक ऐसा सवाल है जो कि मैं हर अटेम्प्ट में अपने बच्चे को करवाता हूँ या टेस्ट दे देता हूँ और फिर बाद में उस सवाल को डिस्कस कर लेता हूँ। इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ CA फाइनल। आई कैप के एग्जामिनर ने AMAX लिमिटेड के नाम से सवाल को टेस्ट किया था। इट वाज ऑफ 18 मार्क्स और वो रिकन्सिलिएशन का सवाल था। तो उसमें और इसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि यहाँ पे उसने रिकन्सिलिएशन नहीं मांगी, यहाँ पे उसने आपसे सिर्फ वेरिएंसेस की कैलकुलेशंस मांग ली हैं। तो ये कह लें कि 90% वैसा ही सवाल है जो कि CA फाइनल का 2009 का सवाल, ठीक है। तो ज़ाहिर है जो जिस टीचर ने अगर वो सवाल क्लास में करवाया हुआ है तो बच्चों के लिए तो ये मौज हो गई होगी, क्योंकि ये उससे आसान है। जो CA फाइनल का सवाल जिसका मैंने आपको जिक्र किया अभी AMAX लिमिटेड के नाम से, इट इज़ ईजियर देन दैट, ठीक है। तो ये पढ़ के उन बच्चों की तो मौज हो गई होगी कि जिन्होंने ये सवाल पहले से किया हुआ है। जिन्होंने नहीं किया, मे बी उनके लिए ये चीज़ कंफर्टेबल हो, मे बी वो डिस्कम्फर्ट फील कर जाएं। सो डिपेंडिंग अपॉन के स्टूडेंट्स कितने कंफर्टेबल हैं इस चैप्टर के साथ और ये डाटा देख के उनको किस हद तक कंफर्ट फील हो रही है, वो प्रायोरिटाइज इस सवाल को करेंगे। सो दैट्स हाउ आई सजेस्ट कि आप अपने पहले 15 मिनट जो है उनको स्पेंड करें। आप देखें, मैंने किसी सवाल के ऊपर ऐसे नहीं किया कि मैं उसको पकड़ के बैठ गया हूँ और डिटेल में उसकी इन्स एंड आउट्स को देख रहा हूँ कि भाई इस लाइन का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। मैंने सिर्फ कह लें कि गुजरता गया हूँ तेज़ी से, जो मोटे मोटे कीवर्ड्स हैं, फिगर्स के इर्द गिर्द पढ़ने की मैंने कोशिश की है, ताकि फील लेने की कोशिश करूं कि सवाल का डाटा किस नौयत का है, ताकि रिक्वायरमेंट के साथ लिंक करके ना मैं प्रायोरिटाइज कर सकूं सवालों को। सो
मेरे नज़दीक पहले 15 मिनट जो है वो इस तरह से इस्तेमाल होने चाहिए कि आप काउंट लें क्वेश्चंस का, रिक्वायरमेंट पढ़ें और फिर स्किम करना शुरू करें क्वेश्चंस को, ताकि इन द कोर्स ऑफ स्किमिंग आप सवाल के डाटा को रिक्वायरमेंट से लिंक करके इस काबिल हो सको कि प्रायोरिटाइजेशन करो कि भाई जैसे ही मेरे पास आंसर शीट आएगी सबसे पहला कौन सा अटेम्प्ट करूं, दूसरे नंबर पे कौन सा करूं, तीसरे पे कौन सा, चौथे पे कौन सा। कम से कम मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि बेटा आप इस पोजीशन में हो कि जब आपको आंसर शीट मिले कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस आप प्रायोरिटी में अपने पास तरतीब दे लो कि भाई ये मैंने करने हैं। और अब जहन में रखें जब आंसर शीट आपके पास आएगी तो डेफिनेटली जिस सवाल को आपने सबसे पहले करना है अब आपने उसको प्रॉपरली पढ़ना है। मैंने इसके अंदर किसी सवाल को पढ़ने का सजेस्ट नहीं किया आपको, मैंने किसी सवाल को डिटेल में नहीं पढ़ा, बस तेजी से पढ़ता चला गया हूं। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। ये जो अप्रोच है आपको प्रायोरिटाइज करने के इस काबिल बनाएगी और आपके जहन से ये टेंशन खत्म कर देगी कि यार कोई ऐसा भी सवाल है जो कि मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो लेकिन किसी सवाल को मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा। सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि यूजिंग दिस अप्रोच व्हेन यू विल गेट द आंसर शीट, सबसे पहला जो आपने सवाल करना है अभी आपने उसको पढ़ना है 1 दफा 2 दफा, जितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ रीडिंग आपको चाहिए इन ऑर्डर टू एनेबल यू टू स्टार्ट द क्वेश्चन, वो आपने करनी होगी। तो that was my brief comments about how you can use your first 15 minutes in cost and management accounting। ठीक है बेटा। तो मैंने जो स्किमिंग की उसमें मुझे 3-4 क्वेश्चंस नज़र आए जो कि मैं अगर स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो शायद मैं भी उसी तरतीब से चलूं। तो वो कौन से क्वेश्चंस थे? एक तो सर ये क्वेश्चन नंबर 2, ये तो बहुत ही आसान था तो मैं भी शायद इसको पहले करूंगा। उसके बाद स्टूडेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए शायद मैं कौन सा सवाल करूं, क्वेश्चन नंबर 6 ये ABC का सवाल था तो मैं इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखूंगा। उसके बाद सर एक सवाल ये वाला प्रोसेस कॉस्टिंग का, ऑल्दो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसमें 2 प्रोसेसेस हैं, दोनों प्रोसेसेस के लिए काम करना होगा, लेकिन अपेरेंटली ऑन द बेसिस ऑफ स्किमिंग मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जो कि इसमें थोड़ी सी नई हो, तो बहुत कम चांसेस है कि मेरी इसमें ब्रेक्स लगेंगी। तो बेटा आपकी भी तरतीब देने का तरीका ये होना चाहिए जो सबसे ईजी लग रहा है विद इन टाइम होने के उसके काफ़ी चांसेस हैं, आप उसको पहले करें। क्योंकि बेटा जूं पेपर गुजरता चला जाएगा और तुम्हें जब ये पता चलेगा कि भाई मैं जो भी सवाल उठा रहा हूं वो विद इन टाइम होता जा रहा है और एंड तक हो रहा है, ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप रखेगा। आपने बेटा हर उस चीज से बचना है जो कि आपका कॉन्फिडेंस शटर करती है अंदर पेपर। खबरदार ऐसा कोई सवाल उठाया जो कि आपको खौफजदा कर रहा है, कभी भी उस सवाल को पहले नहीं, उसको धकेल के पीछे ले जाएं, उसको मिड में प्लेस कर दें, एंड पे रख दें, उसको कभी भी पहले नहीं लेके आना। क्योंकि जूं टाइम गुजरता चला जाता है अगर तो हर सवाल विद इन टाइम हो रहा है वो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस जो है ना हमेशा हाई लेवल पे रखेगा। अगर पहला या दूसरा सवाल ही ऐसा उठा लिया जो कि आपका जरूरत से काफी ज्यादा टाइम ले गया, अब देखें ना आपके पास अच्छे खासे सवाल पड़े में हैं और टाइम रह गया कम, वो ऑटोमेटिकली प्रेशर क्रिएट कर देगा। इवन आपको बाकी सवाल फॉर इंस्टेंस आते भी होंगे, आप ऐसे ही ब्लंडर्स मारने शुरू कर देंगे। तो हमेशा कोशिश किया है कि जो सवाल जल्दी होने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं उनको प्रायोरिटी में तरतीब में पहले रखें। तो ये हो गया। उसके बाद मैं एज्यूमिंग, मुझे वैसे क्वेश्चन नंबर 9 इतना चैलेंजिंग नहीं लगता अगेन, लेकिन मैं इसको सब्जेक्टिव ही रखता हूँ। कुछ बच्चे शायद इसको प्रायोरिटी पे पहले रखें, कुछ बाद में, मैं इसको क्वेश्चन नंबर 4 बनाना मुनासिब समझता हूँ। उसके बाद शायद ये जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सवाल है ना, ये इतना चैलेंजिंग मुझे नहीं लग रहा क्योंकि इसमें 3 एडजस्टमेंट्स करनी है और फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने मालूम करनी है, अपडेट करनी है, ठीक है, करेक्ट वैल्यू निकालने को आपको कह रहा है। तो मैं उसके बाद तरतीब में यानी 5वें नंबर पे इस सवाल को प्लेस करूंगा। उसके बाद देखते चले जाएंगे। जाहिर है काफ़ी काम प्रायोरिटाइजेशन का फिर आप मिड में भी कर रहे होते हो कि यार ये तो वो है जो मैंने सोचे हुए थे, अब ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो कुछ काम आप फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम भी आप प्रायोरिटाइजेशन का वो कर लेते हो। तो अभी ये 5 सवाल हैं जो कि मैंने अपने जहन में बना लिए हैं कि भाई जैसे ही पेपर आएगा इनको मैंने शुरू करना है।